चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हमारा है रेशियो एंड प्रपोर्शन। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था रेशियो एंड प्रपोर्शन क्या यूज करता है। सबसे पहले इसका यूज ही समझ लेते हैं कि यूज क्या होता है। रेशियो प्रपोर्शन का यूज क्या है। रेशियो का यूज समझते हैं, प्रपोर्शन हम बाद में पढ़ेंगे। रेशियो कभी भी किसी भी दो क्वांटिटी का हमें क्या करना है, कंपेरिजन करना है। दो का रहे या मोर देन टू क्वांटिटी का हमें जब भी कंपेरिजन करना रहता है तो हम किसका यूज करते हैं बेटा, रेशियो का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से बताओ, आपका दोस्त आपसे तेज गुना मतलब दुगनी तेजी से दौड़ता है। अब ना तो आपके दोस्त की स्पीड बताई उसने, ना ही आपकी स्पीड बताई, बट आपके कंपैरिजन में आपके फ्रेंड की स्पीड बता दी कि आपसे वो दुगना दौड़ता है, दुगनी तेजी से दौड़ता है। इज इट क्लियर और नॉट? यानी कि उसने आपका रेशियो बता दिया आपके फ्रेंड के साथ स्पीड का, आपके फ्रेंड का एंड आपका, दोनों का अगर रेशियो बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1:2। यानी कि आप अगर 1 यूनिट से दौड़ते हैं तो आपका फ्रेंड कितना है, 2 यूनिट से रेस में दौड़ेगा बेटा। ये हो गया रेशियो। यानी कि रेशियो का यूज क्या है, कंपेरिजन करना है, इसका यूज है बेटा। अब दूसरी चीज समझते हैं, आए कहां से है रेशियो, रेशियो बने कहां से है बेटा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमने बेटा पढ़ रखा है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन से ही क्या बनता है, रेशियो बनता है। फ्रैक्शन से हमारा ए बाई बी, इसी को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे रेशियो ए टू बी। इसको बोलेंगे कैसे, हाउ टू कॉल इट, रेशियो ए टू बी। यहां पे बी हमारा बेस है, ए हमारा क्या है, वैल्यू बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये हम इसको राइट डाउन करने का तरीका है। अब इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये सबसे पहले आता है हमारा इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो को समझो। इक्विवेलेंट रेशियो इज दैट on multiplying or dividing each term of the ratio by the same or non-zero number we get a ratio of equivalent to the given ratio बेटा। आपको एक नंबर दे रखा है, राइट, कोई भी रेशियो ले सकते हैं। जैसे हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे ना बेटा, ऐसी सेम हमारा इक्विवेलेंट रेशियो है। कोई भी रेशियो है, जैसे मैंने बोला 2:3 है बेटा, मैं इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूं या किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूं। जैसे मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 एंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका 15। व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, ये बेटा आपका 2:3 है। इसकी वैल्यू 2:3 के बराबर ही है, बट ये इसका इक्विवेलेंट रेशियो बन गया। क्या बन गया, इसका इक्विवेलेंट रेशियो बन गया बेटा। क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या है। आप इसमें कॉमन डिफरेंस, जो भी आपका कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10 एंड 15, इन दोनों में कॉमन फैक्टर है 5। 5 से डिवाइड करूंगा तो ये वापस से क्या बन जाएगा, 2:3। यानी कि यहां से क्या समझ में आ रहा है, इक्विवेलेंट रेशियो आर द रेशियोज। आप एक रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है बेटा, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम द इक्विवेलेंट रेशियो फॉर द फर्स्ट नंबर। इज इट क्लियर? अभी उसके बाद आता है हमारा कन्वर्ट ए गिवन रेशियो इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी नंबर्स के रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बनाना है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं लोवेस्ट फॉर्म, या फिर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं आपको, तीनों सेम ही है, सिंपलेस्ट, लोवेस्ट, स्टैंडर्ड, किसी में भी बना सकते हैं। आप सबसे पहले देखो यहाँ पे 120 को एंड 105 को, इनको हमें लोवेस्ट टर्म में बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन फैक्टर ढूंढो। कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, 5 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, ये जाएगा 24 टाइम, 5 2 10 बचेगा 24 टाइम जाएगा। 10 में डिवाइड करेंगे 5 2 10, फिर ये जाएगा 5 1 5। अभी भी इन दोनों में कॉमन फैक्टर है बेटा, आपका 3 से डिवाइड होता है दोनों, तो मैं 3 से वापस से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करेंगे जाएगा 8 टाइम, ये 3 से डिवाइड हो गया 7 टाइम। अभी ये किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, 1 है। तो हमें तब तक डिवाइड करते जाना है नंबर्स को या हमारे रेशियोज को, तब तक कि हमारा कॉमन फैक्टर क्या ना बन जाए, 1 ना बन जाए। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, उन दोनों नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आप उसको डिवाइड कर दो, तो हम क्या बना सकते हैं, उससे लोएस्ट टर्म बना सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो लोएस्ट टर्म बनाने का तरीका समझ में आया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बेसिस के ऊपर। ये देखो, आपको 52:102 को समझना है बेटा, इसको कैसे लोएस्ट फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोनों को डिवाइड करो बेटा, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 26, यहाँ से आ जाएगा आपका 18 में डिवाइड करेंगे 2 का 9 टाइम और इसमें जाएगा 1 टाइम।
अब ये किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, ये 13 से डिवाइड हो रहा है। 13 टू जा 26 और ये 13 7 जा होता है बेटा 91। इज इट क्लियर? अभी यहाँ पे हमारा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यही हमारा बन गया आपका 2:7। आप डायरेक्ट इसको 26 से भी डिवाइड कर सकते थे, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों का, तो वहां से भी आप डिवाइड कर लेते, तो वहां से भी आंसर आ जाता है। इज इट क्लियर? तो अगर आपके पास दो कोई भी होल नंबर्स दे रखे हैं या फिर इंटीजर्स दे रखे हैं बेटा, उनका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं वो चीज समझ में आ गई। दोनों को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दो, या फिर जो कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं उनसे आप डिवाइड करते जाओ, और लास्ट में तब तक डिवाइड करना है जब तक कि कॉमन फैक्टर 1 ना बन जाए। इज इट क्लियर? चलो अब बात करते हैं बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शंस जो रेशियो के अंदर दे रखे हैं बेटा। फ्रैक्शंस का रेशियो का सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? तो जैसे आपको दे रखा है बेटा 3:7, इसके साथ 5:12 का आपको निकालना है। तो दो मेथड हम समझेंगे यहां से। सबसे पहला मेथड है हमारा एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड के लिए क्या करेंगे हम बेटा, जो भी डिनोमिनेटर है इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो। 3/7 एंड 5/12 का एलसीएम, एलसीएम लेंगे बेटा इनके डिनोमिनेटर्स का। तो 12 एंड 7 का एलसीएम क्या बनता है बेटा, ये दोनों आपके को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 7 12 जा 84 होता है बेटा, वही हमारा एलसीएम बन जाएगा। और इस पूरे रेशियो को आप 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैंने अभी आपको बताया था बेटा, किसी भी रेशियो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा बेटा। तो यहां से आप देखो मल्टीप्लाई कर लो, जस्ट वेट ए सेकेंड, आ जाओ। देखो अगर मैं 84 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3/7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, जब मैं 3/7 को मल्टीप्लाई करता हूँ 84, तो 7 से डिवाइड होगा 84 12 टाइम, और 12 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36 रेशियो। जब मैं 5/12 का मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो 12 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 84 में जाएगा कितने टाइम, 7 टाइम, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 30। तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बना, ये बन गया हमारे पास 35:36। इज इट क्लियर और नॉट? सिंपलेस्ट फॉर्म समझ में आया? एलसीएम मेथड सबको क्लियर हुआ होगा। आप सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और फिर उसको पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, पूरे भी रेशियो से। आप इसको दूसरे वाले मेथड से भी कर सकते हैं बेटा, जिसको हम बोलेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या है, आपको दो नंबर्स दे रखे हैं जैसे 3/7, इसका रेशियो कैलकुलेट करना है बेटा किसके साथ, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है 5/12 के साथ। तो क्या करेंगे, आप सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर की तरफ बेटा, ये इसका डिनोमिनेटर इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। 12 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 में, आ जाएगा आपका 36 रेशियो। 7 का मल्टीप्लाई करूंगा 5 में बेटा, ये आएगा 35। और ये हमारा क्या बन गया, सिंपलेस्ट फॉर्म बन गया बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे इस वाले क्वेश्चन को समझो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ में आया होगा। यहाँ पे दो नंबर्स का अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है ऐसे ही करेंगे बेटा। 3 के लिए अलग हो जाता है, मोस्टली 3 का पूछा भी नहीं जाता है। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखो, आपको दो नंबर्स दे रखे हैं, आपसे बोला है सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ, तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का किसमें चेंज कर लो बेटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 + 1 7, तो ये हो गया आपके पास एक बार 7/2। और इसका रेशियो लेना है बेटा किससे, 4 2 जा 8 + 3 11/4 से। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, तो 7 × 4 रेशियो 11 × 2। अब जो कॉमन फैक्टर है बेटा, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लो, क्योंकि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना रहता है कोई भी फ्रैक्शंस को। तो यहाँ से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 और ये जाएगा आपका 2 2 जा 4। तो यहाँ से हमारा आया 7 2 जा 14 रेशियो, और ये आएगा 11 1 जा 11। तो ये बना आपका 14 रेशियो, एंड दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अगर 3 नंबर्स को आपको रेशियो दे रखे हैं और आपको इसका क्या निकालना है बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, आप एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। एलसीएम मेथड का यूज करेंगे, देखो 4 5 एंड 2 इन सब का एलसीएम क्या होगा, 1/4 रेशियो 4/5 रेशियो 1/2। इनका अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म बनाऊंगा तो इनको मल्टीप्लाई करो बेटा इनके एलसीएम से। 4 5 एंड 2 का एलसीएम क्या होता है बेटा, 20 होता है। 4 एंड 5 का एलसीएम ले लो, क्योंकि 2 एंड 4 का तो एलसीएम 4 ही होता है बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 20।
अब मैं 1/4 का मल्टीप्लाई करूंगा 20 में, तो 1/4 इंटू 20 करते हैं बेटा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम। रेशियो 4/5, 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो जाएगा 4 टाइम 20 में, और 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा बेटा 16। रेशियो बेटा 1/2 का 20 में मल्टीप्लाई करो तो 2 से डिवाइड होके 20 बच जाएगा आपका 10, और यही हमारा बन गया सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर द रेशियो। इज इट क्लियर? सबको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन को देखो, क्या है, 66 2/3 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द रेशियो। बेटा आपको परसेंटेज को रेशियो में बनाना है, तो परसेंटेज को मैंने उसमें फ्रैक्शन में बनाना सिखा रखा है। बेटा आपको मैंने बता रखा है 33, जिसको याद है वो तो इसको 1 सेकंड में कर लेगा। 33 1/3 की परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/3 होता है। तो ये इसका ट्वाइस ही तो है बेटा, इसका डबल है। तो 1/3 का अगर मैं डबल करूंगा तो ये आ जाएगा 2/3। तो इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया, 2/3 आ गया। और इसको रेशियो में चेंज करना अभी सिखाया था, 2:3 हो जाएगा बेटा। ये फ्रैक्शन से तो रेशियो बना है। अगर आपको ये नहीं पता है, 33 वाला याद नहीं है, तो कैसे करेंगे सुन लो। पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओ बेटा, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करो। 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 198, और 198 में 2 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 200। तो ये बना आपका 200/3। और परसेंटेज की वैल्यू होती है बेटा 1/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास बन गया 2/3। किसमें आया, फ्रैक्शन में। और इसको मैं अगर रेशियो में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2:3, एंड दैट विल बी द आंसर। क्लियर है? चलो अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। इसने बोला है 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:8। इफ द सेकंड नंबर इज 56 देन फाइंड द फर्स्ट नंबर। बेटा आपको दो नंबर्स दे रखे हैं 5:8। मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो नंबर्स है, जैसे फर्स्ट का सेकंड के साथ में रेशियो दे रखा है आपको 5:8। तो अगर मुझे एग्जैक्टली इसको ओपन करना रहता तो हम क्या करते हैं बेटा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, इन सब, सॉरी, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का कोई भी एचसीएफ हमने लेट कर लिया कि एक्स है, तो एक नंबर क्या हो जाएगा बेटा आपका 5x हो जाएगा, और सेकंड वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। आपसे 8x की वैल्यू दे रखी है, 8x की एक्चुअल वैल्यू कितनी है बेटा 56 है। तो यहां से x की वैल्यू कैसे आएगी, 8 से डिवाइड कर लो तो x की वैल्यू आ गई 7। अब आपसे फर्स्ट नंबर पूछा था तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7, दैट इज योर 35। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बट ऐसा एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है बेटा, सीधा सीधा देखो कैसे कर सकते हो। आपको क्या दे रखा है बेटा, फर्स्ट रेशियो 5:8 दे रखा है। ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर। आपको सेकंड नंबर यहाँ पे क्या है, 8 यूनिट। 8 की वैल्यू क्या दे रखी है, एग्जैक्ट वैल्यू है आपका 56। बेटा रेशियो वैल्यू 8 है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 56। कितने टाइम्स है ये, 8 का कितने गुना है बेटा, 7 टाइम्स। अब डिवाइड कर लो ना 8 से, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। अब यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो बेटा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 35, एंड दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 एंड देयर सम इज दिस। बेटा आपको दो नंबर्स दे रखे और उनका सम दिया हुआ है आपसे। बेटा सम दिया हुआ है तो क्या कर लेंगे, रेशियो में सम बताओ क्या है। रेशियो में सम है 3 और 5 का 8, और 8 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है बेटा, 8 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू है 19.2। आपसे क्या पूछा है, फाइंड देयर डिफरेंस। तो बेटा 5 एंड 3 का डिफरेंस कितना होगा, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 यूनिट। हमें 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो क्या करेंगे हम, बेटा 8 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप इसको सीधा सीधा कर लो ना। 8 से 2 कैसे बना सकते हैं, हम डिवाइड करेंगे 4 से। तो बेटा इधर 4 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दो। मैं 4 से डिवाइड करूंगा 19 को, जाएगा 4 टाइम, 4 4 जा 16, बचेगा आपका यहाँ से 3, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। 32 में आप डिवाइड करेंगे 4 से, जाएगा 8 टाइम। तो 4.8 इज द डिफरेंस ऑफ दीज वैल्यूज। इज इट क्लियर? सीधा करो, आंसर पाओ बेटा। देखो अभी तक यहाँ पे कैसे क्वेश्चन थे बेटा, हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे थे कि ए बी का रेशियो, दो नंबर्स का रेशियो। बेटा यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दे दिया है। द इनकम ऑफ राहुल एंड प्रमोद, आपसे बोला है द राहुल इनकम ऑफ द राहुल एंड प्रमोद आर इन द रेशियो ऑफ 5:8। इफ द राहुल्स इनकम इज 22,500, सो हाउ मच डज प्रमोद अर्न पर मंथ। बेटा आप मेरे को बताओ ना, राहुल एंड प्रमोद, इन दोनों का रेशियो क्या है, इनके सैलरी का रेशियो है 5:8। अब राहुल का कितना अर्निंग है बेटा, 5 यूनिट। एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में है आपका 22,500।
कितने टाइम से ये 5 से डिवाइड कर लो, 5 से मैं डिवाइड करूंगा, 5 4 जा 20, बचेगा 2, 25 हो गया बेटा, तो ये आ जाएगा 5 टाइम, तो 4500 आ गया बेटा। 5 का 4500 से मल्टीप्लाई करते हैं तब बनता है 22,500। तो बेटा 8 यूनिट की वैल्यू भी कैसे निकालेंगे, 4500 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 का मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, 45 का 2 में मल्टीप्लाई करो 90 आता है, और फिर 90 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा 360। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 360 और 2 जीरो इसके साथ में, तो 36,000 इज द आंसर। प्रमोद कितना कमाएगा बेटा, प्रमोद कमाएगा 36,000। क्लियर और नोट। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। Three numbers are in the ratio of 2:5:8. The sum is 420. Find the greatest number. आपसे पूछा है सबसे बड़े नंबर को फाइंड आउट करो। तो यहां से दिया क्या हुआ है बेटा, 3 नंबर्स का रेशियो दे रखा है और उनका सम दिया हुआ है। तो यहां से बेटा रेशियो में सम कितना होगा, 2:3:2:5:8 is given. So what is the sum in the ratio? It is total value is 15. 15 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 420, एंड व्हाट इज आस्क ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट यूनिट कितनी है बेटा 8 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए। तो मैं 15 से डिवाइड करूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 15 2 जा 30, बचेगा आपका 12, ये हो गया 120, और बेटा 15 8 जा होता है 120, यह हो गया 28, और यहाँ से 8 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 28 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 64, यानी कि लास्ट डिजिट 4 आएगा। लास्ट डिजिट 4 है आपका, एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, दैट विल बी द आंसर। 224 इज द आंसर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। एन ऑफिस ओपन एट 9 AM and close at the 6:30 PM with a lunch break of 30 minutes. What is the ratio of lunch break to the total period of office? बेटा जब भी आपको रेशियो निकालना रहे कोई भी दो वैल्यूज का, तो पहले उन दोनों का वैल्यू निकाल लो और उनका रेशियो निकालने के लिए उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लो बेटा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है, लंच ब्रेक, और उसका टोटल टाइम, कि टोटल टाइम कितना है। बेटा इसने पहले ही बोला है लंच ब्रेक तो कितना है 30 मिनट का टाइम है, 30 मिनट्स। आप मेरे को बताओ टोटल टाइम कितना है उसका, ऑफिस में कितने टाइम तक काम कर रहे हैं। बेटा 9 AM पे जाता है वो, 6:30 PM पे घर आता है, इसका मतलब टोटल कितना टाइम लिया, 9 से मैं 12 जाऊंगा तो 3 आवर्स का टाइम वहां लगा, और 12 से 6 जाने में 6 आवर्स यहाँ पे लगेगा, और ये हाफ आवर्स बेटा यहाँ भी है, तो 6.5 आवर्स लग गए उसको टोटल। तो टोटल कितना हो गया 5 इंटू ये 3 इंटू 6, 9.5 आवर्स लग जाएगा बेटा। या फिर मैं इसको मिनट में कैलकुलेट करना चाहूंगा तो कैसे हो जाएगा, 9.5 है बेटा आवर्स में, अगर मैं इसको मिनट में, देखो ये आवर्स में आएगा 9.5 आवर्स। कभी भी रेशियो लेते हैं या फ्रैक्शन लेते हैं, मैंने आपको फ्रैक्शन में भी समझाया है, कभी भी रेशियो लो या फ्रैक्शन लो बेटा, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन की या रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, और ये यूनिट कभी नहीं तब नहीं होती है बेटा जब दोनों की रेशियो, दोनों की जिन जिन का रेशियो ले रहे हो आप, उनका दोनों का यूनिट सेम रहे। जैसे यहाँ से मिनट है तो आप यहाँ पे भी आवर्स नहीं रख सकते, आपको मिनट ही रखना पड़ेगा। तो 30 रेशियो, ये 9.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 60 से, मैं यहाँ से 30 से डिवाइड करूंगा, 30 1 जा 30, ये जाएगा 32 जा, आप 9.5 का मल्टीप्लाई कर लो बेटा, यहाँ से आ गया 1 रेशियो, ये 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 10, और 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 आ जाएगा 19, तो ये आ गया 19.0, तो हमारे पास रेशियो बना 1:19। इज इट क्लियर और नॉट। यही हमारे पास लंच ब्रेक का और टोटल टाइम का रेशियो आ गया बेटा। क्लियर है सबको। तो जब भी आपको कोई रेशियो पूछेगा तो हमें क्या करना है, यूनिट को सेम रखना है बेटा, फिर उसके बाद जो भी फ्रैक्शंस बने, जो भी फ्रैक्शन बनेगा वहां से हम डायरेक्ट रेशियो बना लेंगे। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है सेम बेटा। एक्सप्रेस 450 ग्राम एज एन रेशियो ऑफ 1:2 किलोग्राम। बेटा आपको 1:2 का 450 ग्राम का बताना है कितना रेशियो बनेगा, तो पहले दोनों को ग्राम में चेंज करो। 450 ग्राम तो ऑलरेडी है, 1.5 है ना ये, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1000 से ग्राम में चेंज करने के लिए, तो ये हो गया आपका 1500 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 15 से डिवाइड करूंगा जाएगा 3 टाइम, और यहाँ से बच गया आपका 10, तो यहाँ से आपका आ गया बेटा फ्रैक्शन में 3/10, और अगर मैं इसको रेशियो में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 3:10।
इज इट क्लियर और नॉट? और दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले में देखो, आपको यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, एक्स रेशियो वाई दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्स रेशियो वाई 4:5। तो बेटा जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देना कि रेशियो देके रेशियो पूछे या फ्रैक्शन देके फ्रैक्शन पूछे और यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे देखो पावर कितनी है, 1 है, और डिनोमिनेटर में भी पावर सबकी 1 ही है। इज इट क्लियर और नॉट? तो जब भी आपको ऐसा दे तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू को कितना पुट कर लेंगे, 4 पुट कर लेंगे, एंड y की वैल्यू को आप 5 पुट कर लेंगे। तो यहाँ से पुट करो बेटा, मैं 5, x की वैल्यू कितनी थी बेटा 4 यूनिट, प्लस y की वैल्यू कितनी है 4 इंटू वाई है हमारा 5, रेशियो 6 इंटू एक्स है आपका 4 माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू है 5। इनको सिंप्लीफाई करो, ये आएगा आपका 20 और ये भी आएगा 20, और 20 और 20 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 40। ये आएगा 24, और 24 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बचेगा आपका 4। मैं यहाँ से सिंप्लीफाई कर लूंगा, 4 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा आपका 10:1, और दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबको क्लियर हुआ होगा यहाँ पर? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। x/3 इज इक्वल टू y/4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू? बेटा वही चीज है, सबसे पहले यहाँ पे रेशियो दे रखा था, यहाँ पे हमें रेशियो बनाना पड़ेगा। तो y को मैं इधर लेके आ जाऊंगा डिनोमिनेटर में, ये 3 जाएगा उधर, तो ये हो गया हमारे पास x/y इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से x से y का रेशियो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 3:4। x की वैल्यू है 3 यूनिट, y की वैल्यू है 4 यूनिट। पुट कर दो बेटा यहाँ पे, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, रेशियो 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा 4, माइनस ये आ जाएगा आपका 3। इन दोनों का आएगा 12, यहाँ से भी आएगा 12, 12 12 12 प्लस 12 होता है 24, रेशियो ये आएगा बेटा 8, 8 माइनस 3 करेंगे तो 5, 8 माइनस 3 इज 5। तो हमारे पास रेशियो क्या बना, 24:5 इज द आंसर। इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट एवरीबडी? सो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना यहाँ पे? 2y8 - 3, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देख लो भाई, मैंने आपको बताया था एक चीज, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा, आपको कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे, यानी कि आपको एक लैंग्वेज दे दे, इधर देख लो मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसा दे कि x/a इज इक्वल टू y/b इज इक्वल टू z/c, और आपसे पूछे डायरेक्ट x रेशियो y रेशियो z बताओ। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड पूछे बेटा, ए बी सी जो डायरेक्ट इनका डिनोमिनेटर है ना, वही इनका रेशियो बन जाता है बेटा। ये चीज आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। एक्स का बनेगा आपका ए, वाई का बन जाएगा बी, एंड जेड का बन जाएगा बेटा सी। क्लियर और नोट? इस चीज को डायरेक्ट याद रखो, जब भी डिनोमिनेटर में रहेगा जो वैल्यू, अगर सब चीजें इक्वल दे रखा है तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर ही उसका क्या बन जाएगा बेटा, रेशियो बन जाएगा। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, आपको क्या दे रखा है, x/2 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/5। तो यहाँ से x रेशियो वाई रेशियो जेड बताना क्या आएगा, x रेशियो जेड रेशियो वाई रेशियो जेड आएगा बेटा, जो डिनोमिनेटर है वही। तो 2:3:5, इनका सबका न्यूमिनेटर 1 है, ये चीज याद रखना। अभी मैं अभी आपको और भी बताऊंगा, जब न्यूमिनेटर 1 नहीं रहेगा तब हमें कैसे करना है, ठीक है? चलो अब यहाँ पे ये चीज समझ में आई, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब इसको वैल्यू को पुट कर दो बेटा यहाँ पे अगर हमें पुट करना है तो ये आ जाएगा 4 × 2 प्लस 3 × 3 -5, और डिवाइडेड बाई वाई की वैल्यू है बेटा आपकी 3। यहाँ से आप ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 8, ये आएगा आपका 9 -5, 9 -5 करेंगे 4 बचेगा, और 4 में बेटा आप 8 ऐड करेंगे तो 12 बचेगा। तो 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 से मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, ये आ जाएगा 4। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 4 आ गई, और यही हमारा आंसर। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, ये चीजें याद रखना है, जब भी आपको एक्स वाई ए, वाई बाई बी, जेड बाई सी दे रखा है, कोई भी नंबर देगा बेटा, जैसे इस टाइप के नंबर दे रखे हैं, ए बी सी आपके कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट ए बी सी क्या बन जाएंगे, उनके रेशियो बन जाएंगे। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा दे दे, मैं आपको एक केस और बता रहा हूँ, सपोज करो आपको ऐसा दे दिया बेटा 2/3 या 2/3 इज इक्वल टू, एक दे दिया बेटा आपको 3/5 एंड आपको दे दिया बेटा 1/3 या 1/4 जेड, ऐसा दे दिया, और अभी आपसे पूछ लेगा एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड बताओ।
बेटा अब ये तो ऐसा नहीं है कि जिसका डिनोमिनेटर डायरेक्ट लिख दो, सर डिनोमिनेटर 3, 5, 4 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3:5:4, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर क्या है, सब में 1 है। यहाँ पे न्यूमिनेटर सबका डिफरेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो इनको पहले 1 बनाओ। 1 कैसे बना सकते हो? आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? जो भी न्यूमिनेटर है उनका सबका एलसीएम ले लो। यहाँ पे 2, 3 एंड 1 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर। तो ये आ जाएगा आपका 2 एंड 3 का एलसीएम आएगा बेटा 6। तो 2/3 x इज इक्वल टू 3/5y इज इक्वल टू 1/4z। इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो बेटा, जो इसका एलसीएम आएगा 2, 3 एंड 1 का एलसीएम आया 6, इसको 1/6 से डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई कर दो या 6 से डिवाइड कर दो बेटा। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1/6 से मल्टीप्लाई करना है या फिर 6 से डिवाइड करना है। पूरे को 6 से डिवाइड कर दो। अब देखो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2/3 के साथ, तो 2 से ये बेटा डिवाइड हो जाएगा, ये जाएगा 3 टाइम। और 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बचेगा यहाँ से? x तो हमारा न्यूमिनेटर में रहेगा और यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू, ये 3 है बेटा, 3 से 6 को डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा? 2 टाइम जाएगा। और 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा। तो ऊपर बचा y, डिनोमिनेटर में आ गया 10 इज इक्वल टू 1/z। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है बेटा, आपको 4 को मल्टीप्लाई करना था सिर्फ 6 से। 4 6 क्या होता है? 24। तो ये आ जाएगा z/20। और अभी हमारे पास न्यूमिनेटर में सबका 1 आ गया बेटा। तो 1 आ गया तो हम क्या बोल सकते हैं? x रेशियो y रेशियो z क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका 9:10:20 एंड दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर और नोट? तो पहले देखो मैंने क्या बताया, नॉर्मल अगर आपका न्यूमिनेटर 1 रहेगा और जो डिनोमिनेटर है बेटा डायरेक्ट ही क्या बन जाएगा? वही आपका रेशियो बन जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर न्यूमिनेटर अलग अलग है तो पहले आप न्यूमिनेटर का एलसीएम ले लो, फिर उसका जो भी वैल्यू आए, जो एलसीएम आए, उससे पूरे को डिवाइड कर दो बेटा। और फिर हमारे पास क्या बनेगा? सबका न्यूमिनेटर 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर ही हमारा क्या बन जाएगा? डायरेक्ट रेशियो बन जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। अब यहाँ पे देखो इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा 2x + 3y। अभी तक इसने उल्टा दे रखा था कि x और y की वैल्यू दे रखी थी, x रेशियो y दे रखा था और आपसे ऐसा कुछ पूछ रखा था 2x + 3y क्या बताओ। यहाँ पे इसका उल्टा पूछ लिया, इनवर्स। क्या पूछा है? तो यहाँ से देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x + 3y और मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ बेटा, रेशियो की जगह ये लिख सकते हैं डिवाइड बाई 3x + 5y। इनकी वैल्यू दे रखी है बेटा आपको 18/29। मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये 29 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा आपका 58x प्लस, ये प्लस का साइन है तो प्लस, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आता है 87y इज इक्वल टू 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 से 54x प्लस 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 90, तो 90y। अब बेटा x को एक साइड में रखो, y को एक साइड में रखो। तो y इधर है, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा और ये x को बेटा इधर लेके आ जाओ। तो ये इधर एडिशन में है तो सब्ट्रैक्शन में आएगा। तो ये आएगा आपका 58x माइनस 54x और y उधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा आपका 90y माइनस 87y। यहाँ से 58 में से 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 4x और यहाँ से बचेगा आपका 3y। अभी मैंने आपको डायरेक्ट भी बता रखा है कि x के सामने यहाँ पे क्या है 3 है और y के सामने इधर क्या है 4। तो आप x से y का रेशियो डायरेक्ट ले सकते हैं बेटा, ये आपका आएगा 3 रेशियो। और यही हमसे पूछा था कि x बाई y की वैल्यू क्या बनेगी बेटा? ये बन जाएगा आपका 3/4 एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, बाकी आप इसको देखो नॉर्मल वैसे सोल्व करना चाहते हो तो वैसे कर लो। x और y की वैल्यू चाहिए आपको, तो y को इधर लेके आएंगे डिनोमिनेटर में, ये 4 जाएगा उधर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ से आएगा x बाई वाई इज इक्वल टू 3/4। वही चीज़ बन रहा है, बट थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे सीधा यहीं से आ जाएगा, बार बार डिवाइड में दौड़ाना नहीं पड़ेगा उसको। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। What should be added to the each term of the ratio 3:5 so that it becomes 2:3? बेटा आपको ढूंढना है ऐसा नंबर बताओ जो 3:5 में आप ऐड करेंगे तो 2:3 बन जाए। बेटा मैं इसको फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ 3:5, 3/5। अब मैं इसमें कोई भी एक नंबर ऐड कर रहे हैं, सपोज करो x ऐड कर रहे हैं, दोनों के अंदर x ऐड किया, जिससे कि हमारा नया नंबर क्या बन गया, नया रेशियो क्या बन गया? ये बन गया 2:3।
2/3 आ गया। तो हमें बस इस x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 एंड 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2x। अब x वाले को एक साइड में लेके आओ, वेरिएबल को एक साइड में लेके आओ, कांस्टेंट को एक साइड में। तो ये 2x इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3x में से, तो बचेगा x, और 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, तो बचेगा यहाँ से 1। तो वो वैल्यू क्या आई, जिसको एडिशन करेंगे बेटा x की वैल्यू आ गई 1, और यही हमारे पास आंसर है। तो ये हुआ हमारा नॉर्मल तरीका, जो बेसिक तरीका है बेटा। बट आप इसको 1 सेकंड में भी कर सकते हो, चुटकियों में। कैसे? आप यहाँ पे देखो, कोई भी चीज मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। आप कोई भी नंबर लिखो, मैं ले लेता हूँ कोई भी, एक लिया मैंने 15, एक लिया 17। मैं इनमें कुछ भी ऐड कर लूँ बेटा, मैंने एक सेम नंबर ऐड किया, 5 इसमें ऐड कर लिया, 5 ही इसमें ऐड किया, या सब्ट्रैक्ट भी कर लूँ, मैं 5 से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, इसमें 5 से सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूँ। तो ऐड करने पर तो ये आएगा 20, और इसमें ऐड करने पर ये आएगा 22, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा 10 आएगा, और इसमें सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा आपका 12। बेटा मैं चाहे एक सेम नंबर से किसी भी नंबर में ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, उनका डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे यहां से 15 और 17 का डिफरेंस कितना था बेटा, 2 का। अभी एडिशन के बाद भी कितने का डिफरेंस है बेटा, 2 का डिफरेंस है, ये 22 है। और यहां से सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी डिफरेंस कितना है, 2 का ही है बेटा। इट मीन्स आपके कोई भी दो नंबर्स हैं, 3 नंबर्स, 2 नंबर, जितने भी नंबर्स है बेटा, उनके अंदर अगर डिफरेंस डिफरेंस जो है बेटा वो सेम रहता है, कोई सेम नंबर एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। इसी लॉजिक का यूज करके आप इसका आंसर 1 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आपका रेशियो में भी तो डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां से पहले रेशियो क्या था, 3:5 था, अभी रेशियो क्या बन गया है, 2:3 बन गया है। पहले आपका डिफरेंस कितना था दोनों का, 2 यूनिट का, अभी दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा, 1 यूनिट का। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्या तो 2 बनाओ बेटा, इसके इसके रेशियो में डिफरेंस को 2 बनाना है, डिफरेंस को 2 बनाने के लिए मैं पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो हमारे पास ये पहले वाला रेशियो तो 3:5 है, और अभी ये नया वाला रेशियो बन गया आपका 4:6। अब मेरे को बताना बेटा 3 में कितना ऐड करेंगे 4 बन जाए, या 5 में कितना ऐड करेंगे 6 बन जाए, बेटा 1 ही तो ऐड करना पड़ेगा। यानी कि वो नंबर क्या है, 1 है, जिसको एडिशन करेंगे तो इसमें नंबर में एडिशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका 2:3 बन जाएगा। तो आप इस चीज को यूज करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको ये? चलो नेक्स्ट में आ जाओ। द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ द रेशियो टू मेक द 5:7 बेटा। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही सेम तरीका है। यहां से पहले क्या दे रखा है, 17:19 है, इससे किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया है, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बन गया, ये 5:7 बन गया। तो पहले दोनों का डिफरेंस लो, यहाँ पे डिफरेंस है 2 यूनिट का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे भी 2 यूनिट का है। अब यहाँ से सीधा सीधा ही दिख रहा है ये तो बेटा, 17 से 12 का 5 कैसे बन सकता है, 12 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तभी तो बनेगा। या आप इससे भी चेक कर सकते हो दूसरे वाले से, कि 19 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 बन जाए, यहाँ से भी आएगा 12। तो वो नंबर क्या है बेटा, 12 ही है, जिसको सब इन नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जब 17:19 में से, तो हमारा 5:7 बन जाएगा। क्लियर और नॉट? सो दिस इज द आंसर, 12 इज द आंसर। चलो नेक्स्ट में आपको बोला है, इन द फॉलोइंग फिगर ईच डिवीजन रिप्रेजेंट 1 सेंटीमीटर। बेटा एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपसे रेशियो पूछा है AJ to CI, ए से जे तक। तो पहले ए से जे तक काउंट कर लोगे, ये 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ए से जे तक का टोटल कितना है, 9 यूनिट है। रेशियो सी से आई तक काउंट करो बेटा, ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सी से काउंट करना था बेटा, टोटल कितनी यूनिट है, 6 यूनिट। यहां से सिंप्लीफाई कर लो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये आ जाएगा आपका 3:2, एंड दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ होगा सबको यहां तक? अब आ जाते हैं बेटा मर्जिंग ऑफ द रेशियो। क्या समझेंगे हम, मर्ज कैसे करते हैं। कोई भी 2 रेशियोज दे रखे हैं, 3 रेशियोज दे रखे हैं, उनको मर्ज करना कैसे, क्या होता है, पहले सबसे पहले उनका मीनिंग समझेंगे, फिर उसको करना कैसे बेटा, वो चीजें समझेंगे। आपको क्वेश्चन किस टाइप का देगा, यहाँ पे देखो, ऐसा दे देगा, इफ A/B इज गिवन एंड B/C इज गिवन। A/B दे रखा है आपको, सपोज करो 2:3, एंड B/3 दे रखा है बेटा आपका 4:5।
ठीक है। एंड आपसे बोलेगा फाइंड कंबाइंड रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी, या फिर मर्जिंग ऑफ द रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। यहां पे तो अलग अलग था, यहाँ पे बेटा कंबाइंड कर दिया तीनों को। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मीनिंग ही ये है कि मर्ज करने का लॉजिक क्या है बेटा, कि दो एक सेम वैल्यू, यहां पे भी बी है यहां पे भी बी है, तो एक क्वांटिटी की जो वैल्यू है बेटा, एक कोई भी क्वांटिटी है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू शो नहीं कर सकती है, उसकी वैल्यू को सेम करना है बस। तो जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी बी है यहाँ पे भी बी है, दोनों को कॉमन है बेटा, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 3 है, यहाँ पे वैल्यू है 4, बस इनकी वैल्यू को सेम बनाना है। अब इनकी वैल्यू को सेम बनाने के तरीके कौन कौन से हैं, ये हम तीन मेथड से समझते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है हमारा एलसीएम मेथड। तो यहां पे जो भी कॉमन आपका नंबर है या कॉमन क्वांटिटी है, उसका एलसीएम ले लो बेटा। यहां पे हमारे पास था 2:3, और एक है बेटा आपका ए रेशियो बी है ये, और आपके पास बी रेशियो सी था, ये था 4:5। तो कॉमन क्वांटिटी हमारी क्या है, बी है, और बी का एलसीएम क्या आएगा 3 और 4 का, ये आ जाएगा बेटा 12। अब 12 बनाओ दोनों को, बेटा इसको 3 है, इसको 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले वाले रेशियो को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। दूसरा, इसको 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 3 से। तो इस पूरे रेशियो को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी रेशियो को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती बेटा। तो यहां से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 टू 8 रेशियो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो ये आ गया 8:12। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 12, और यहां से आ जाएगा बेटा 3 4 15। अब हमारे पास बताना ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बना बेटा, ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 12 आ गई है, तो ए की वैल्यू क्या है, बी के करस्पॉन्डिंग में 8, तो यहाँ पे आ गया 8, और सी की वैल्यू कितनी है बेटा, सी की वैल्यू है 15, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 15, और यही हो गया हमारा मर्जिंग ऑफ द रेशियो विद द एलसीएम मेथड। दूसरा वाला मेथड समझते हैं, एलसीएम मेथड समझ में आया होगा आपको। सेकेंड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या है, यहाँ पे देखो आपको ए रेशियो बी दे रखा था बेटा, एंड बी रेशियो सी दे रखा है। ए रेशियो बी है आपका 2:3, एंड बी रेशियो सी है आपका 4:5। आपको क्या करना है, आपको बेटा बी की वैल्यू को देखना है, क्योंकि दोनों में बी कॉमन है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, तो इसकी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसमें 4 है तो इसका 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें ये 3 है, ये 3 जाके उधर मल्टीप्लाई कर दो, बस इसके 4 का इधर मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, ये जाएगा 8, 4 का 3 में करेंगे 12, और यहाँ से बेटा 8 4 का 3 में करेंगे 12 रेशियो, 5 का 3 में करेंगे 15। अब हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बन गया, वही आ जाएगा बेटा। ए की वैल्यू कितनी है 8, बी की वैल्यू है 12, और सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दूसरे वाली वैल्यू को जो कॉमन है बेटा उसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले में कर दो, पहले वाले का दूसरे वाले में कर दो। और एक हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं बेटा। जैसे आपको कंबाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी को, तो थर्ड मेथड यहाँ पे देख लो, डायरेक्ट मेथड। यहां से अगर आपको दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी आपसे पूछे, तो सबसे पहले बताओ ए एंड बी का रेशियो क्या है बेटा, आपका 2:3, एंड बी एंड सी का जो रेशियो है वो भी लिख लो बेटा इसके नीचे, बी रेशियो सी दे रखा है आपको 4:5। आपसे कंबाइंड करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले देखो ब्लैंक कहाँ पे, ब्लैंक्स देखो यहाँ पे, इसमें ब्लैंक है बेटा ये वाला सी की जगह, और यहाँ पे इधर ए की जगह पे ब्लैंक है। तो ये ब्लैंक किस साइड में, बी के बेटा राइट साइड में, तो बेटा कंटिन्यू क्या होगा, 3 कंटिन्यू होगा, 3 के साथ एंड हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आएगा, और यहाँ क्या कहाँ से एंड हो रहा है बेटा, ये जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो 4 से एंड हो रहा था तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 4 ही आएगा, क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, ऊपर से नीचे तक मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेशियो, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 रेशियो, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 15, एंड दैट विल बी द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंबाइनिंग द रेशियोज। तो तीनों मेथड यहाँ पे समझ में आए होंगे, तीनों मेथड से आप कर भी सकते हो बेटा। इज इट क्लियर और नॉट,
एवरीबडी, कोई भी मेथड का यूज करो, इसका आंसर आ जाएगा मर्जिंग ऑफ द रेशियोज। बट इससे भी सिंपल बताऊंगा बेटा, कुछ करना ही नहीं है एग्जाम में ऐसा। अगर आपको जब तक ऑप्शंस दिए हुए ना, ऑप्शंस दिए हैं तो करने की जरूरत है ही नहीं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, आपको क्या बोला है, एक्स रेशियो वाई इज गिवन 2:3 एंड वाई रेशियो जेड इज गिवन 2:1। तो आपको बताना है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड बताओ बेटा। तो यहाँ पे देख लो ना, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, पहले वाले को इसको मल्टीप्लाई कर लो पूरे को 2 से, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लो 3 से। तो यहाँ से पहले वाले का आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4:6, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 6:3। तो हमारे पास एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या बन गया, एक्स का रेशियो वाई रेशियो जेड क्या बन गया बेटा, सीधा सीधा ये आ जाएगा 4:6, एंड दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए ऑप्शन। कंबाइन कर लिया हमने, कंबाइनिंग ऑफ द रेशियोज। बट अगर आपको ऑप्शन से दिए हैं बेटा, तो आप डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। देखो मैं दो रेशियोज दे रखे हैं एक्स एंड वाई, इसका कॉन्सेप्ट समझो। एक्स एंड वाई का कोई भी रेशियो दे रखे हैं बेटा, वो कहीं भी चेंज तो नहीं होगा ना। वो जहां पे अगर 2:3 है बेटा, मैं उसको कंबाइन कर लूंगा जब भी 2:3 रहने वाला है, ऐसा तो नहीं है चेंज हो जाएगा। तो बस इसको ही फाइंड आउट करने लग जाओ, भाई एक्स एंड वाई का रेशियो यहाँ पे 2:3 है। ऑप्शंस में देखो 2:3 कहाँ बन रहा है, पहले दो का, क्या ये 2:3 है क्या, ये तो 4:3 है। ऑप्शन ही नहीं है, आंसर ही नहीं बनेगा। यहाँ पे भी 4:3 है, नहीं बनेगा। यहाँ पे 1:3 है, ये भी नहीं बनेगा। एक ही आंसर था, बस खत्म। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, आपको बोला है इफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 4:9, क्यू एंड आर इज 3:2 एंड पी क्यू आर का रेशियो पूछा है आपसे। तो बेटा पहले दो का क्या है, पी एंड क्यू है ना, और पी एंड क्यू का रेशियो क्या है, 4:9। 4:9 कहाँ पे नहीं है, 4:9 नहीं है। जो पहले नहीं हो सकता ना बेटा, उनको हटाओ बस। अब हमारे पास क्या हुआ, ये भी 4:9 है, ये भी 4:9 है। तो कोई बात नहीं, हम दूसरे वाले से चेक कर लेंगे, लास्ट के दो से। लास्ट का दो क्या है, क्यू एंड आर है, तो ये 3:2 होना चाहिए। 3:2 का है ये क्या 3:2 बनेगा क्या, 9:2 बन रहा है बेटा। ये तो 3:2 नहीं है। तो तीन ऑप्शंस कट गए, एक तो आंसर बनेगा ही बनेगा। करो क्लिक, आगे चलो। कुछ नई सिरदर्दी लेनी है उसको मर्ज करने का या कुछ भी करने का। इज इट क्लियर और नॉट। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पे तो आपको मर्ज करने के लिए नहीं बोला है बेटा, आपको दे रखा है ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी दे रखा है, एंड आपसे पूछ लिया है सिर्फ ए एंड सी के बारे में। तो इसको करने के दो तरीके हैं, मैं बताता हूँ आपको, डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा और वो भी बेटा। सबसे पहले देखो, जब भी ऐसा पूछे तो आपको मर्ज करना पड़ेगा। यहाँ से ए से सी का पूछा है, तो ए से बी का रेशियो दे रखा है एंड बी से सी का रेशियो दे रखा है। ये आपका है 1:4, ये आपका 6:5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसको 12 बना लो। इन दोनों का एलसीएम क्या है, 12 है। तो 12 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आएगा आपका 3:12, और ये 2 से मल्टीप्लाई करने पर 12:10। तो यहाँ से आगे बेटा ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया, ये आ जाएगा आपका 3:12:10। तो मेरे को बताओ ए से सी का रेशियो पूछा है बेटा, ए से सी का रेशियो, ए की वैल्यू कितनी है 3 एंड सी की वैल्यू कितनी है बेटा 10। तो ये आ जाएगा आपका 3:10, एंड दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी ऑप्शन। बट एक तरीका और है बेटा, कि कभी भी आपको फर्स्ट एंड लास्ट के अंदर रिलेशन पूछे। ये आपका क्या है, फर्स्ट रेशियो है, ये लास्ट रेशियो। देखो ये फर्स्ट है ए, और ये आपका लास्ट है। तो कभी भी आपको फर्स्ट एंड लास्ट का पूछे, देखो यहाँ से मैं बता देता हूँ, ए रेशियो बी आपको दे रखा था कितना, 1:4, एंड बी रेशियो सी दे रखा है बेटा आपको 6:5। जस्ट वेट अ सेकेंड। 6:5। आपसे क्या पूछा है, आपसे ए एंड सी का रेशियो पूछा है बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो। तो आप मेरे को बताओ ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बाई बी को, ए बाई बी, और बी एंड सी को कैसे लिख सकता हूँ बेटा, बी बाई सी। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो बी से बी कैंसिल आउट हो रहा है, और बचेगा क्या हमारा, ए और सी बचेगा बेटा। तो जब भी आपको फर्स्ट एंड लास्ट के बारे में रिलेशन पूछे तो क्या कर दो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो बेटा। यहाँ पे 1:4 था, तो इसको लिख सकता हूँ 1/4, एंड बी रेशियो सी 6:5 है बेटा, तो यहाँ से लिख दूंगा मैं 6/5। ये अभी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होकर ये जाएगा 2 टाइम, ये जाएगा आपका 3 टाइम। हमारे पास आ गया ऊपर से न्यूमरेटर में 3 और डिनोमिनेटर में आ गया 10। तो यहाँ से a बाई सी आया हमारा 3/10, जिसका रेशियो बनेगा बेटा आपका 3:10।
ए से सी का रेशियो, और यही तो पूछा था हमने, यही हमारा आंसर है। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। पर्सनली मेरा अगर मानो तो सेकंड वाला मेथड क्लियर है, क्योंकि आपको सिर्फ वहां पे 2 बार मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्लियर? वहां पे भी कोई इतना ज्यादा लॉजिक था नहीं, सिंपली आपको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। चलो अब नेक्स्ट में समझते हैं। आपको इस टाइप के क्वेश्चन दे बेटा, यहाँ पे देख लो। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी कुछ ही देर पहले बेटा एक चीज बताई थी मैंने, कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम रहे, न्यूमिनेटर सेम रहे और डिनोमिनेटर डिफरेंट रहे, तो उनका रेशियो कैसे निकालते हैं। जैसे x बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी इज इक्वल टू जेड बाई सी, और x रेशियो वाई रेशियो जेड क्या होता है, अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, इनका डायरेक्ट रेशियो ही क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, इनका रेशियो बन जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। क्लियर और नोट? बट यहाँ पे तो न्यूमिनेटर वन था बेटा, अब इन सब के अंदर डिनोमिनेटर सबका क्या है, वन है। जैसे आपको दे दिया 3x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 2z, और हमें यहां से x रेशियो y रेशियो z निकालना है। इज इट क्लियर और नोट? इसके दो तरीके हैं बेटा, पहले तो देखो दो दो का कंपेयर कर लो, आप इन दो का करके देखो, फिर इसके बाद इन दो का दे लिखो, यहाँ से वाई जेड का रेशियो निकलेगा, यहाँ से एक्स रेशियो वाई को निकलेगा, फिर उसके बाद इसका मर्जिंग कर लेना, आंसर आ जाएगा। बट डायरेक्ट एक्स वाई जेड का रेशियो कैसे निकाल सकते हो, वो चीजें मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे बेटा, जो भी कोफिशिएंट है यहाँ पे, ये 3 4 एंड 2, इन सबका एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ कोफिशिएंट, ये आ जाएगा बेटा आपका 3 4 एंड 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, सपोज करो x की, तो बेटा x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, मैं 12 को 3 से डिवाइड कर दूंगा। y की वैल्यू निकालनी है तो 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे, और z की वैल्यू निकालनी है तो बेटा एलसीएम है 12, 12 में किससे डिवाइड करेंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये डायरेक्ट आ गया हमारा x रेशियो y रेशियो z, ये लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है बेटा। तो 12 में डिवाइड करेंगे 3 का तो जाएगा 4 टाइम, ये आएगा 3 टाइम, और ये जाएगा 6 टाइम। 4:3:6 is the answer. ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। क्लियर है सबको यहां तक? चलो अब बात कर लेते हैं बेटा प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शंस क्या होते हैं और प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस कैसे आएंगे बेटा, वो हम चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शंस आपको बहुत ज्यादा पूछे भी जाते हैं, उसका आंसर भी करते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं प्रोपोर्शंस है क्या, मीनिंग क्या है बेटा प्रोपोर्शन का। सो फर्स्ट थिंग, व्हेन द टू रेशियोज बिकम्स इक्वल दे आर कॉल्ड द प्रोपोर्शन बेटा। जब दो रेशियोज इक्वल हो जाते हैं तो उनको ही क्या बोलते हैं, हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ए रेशियो जो बी है वो इक्वल है किसके साथ, सी रेशियो डी के साथ, इसको प्रोपोर्शन में राइट डाउन कर सकता हूं बेटा, कैसे करूंगा, ए रेशियो बी तो हमारा वैसा ही है सेम, और प्रोपोर्शन इक्वल टू के साइन को हम प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्रोपोर्शन होता है डबल रेशियो का साइन लगा दो बेटा, और इसके साथ किसके साथ प्रोपोर्शन में है, ये सी रेशियो डी के साथ में ये प्रोपोर्शन। अब ये है क्या भाई, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, बेटा इनके टर्म्स है, यानी कि दो रेशियोज इक्वल है, इसको ये किसको शो करता है, जब दो रेशियोज इक्वल हो जाते हैं। अब ये क्या है आपका, ये फर्स्ट टर्म है या फर्स्ट प्रोपोर्शन है, ये क्या है, सेकंड टर्म या सेकंड प्रोपोर्शन है बेटा, ये थर्ड प्रोपोर्शन है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। यहाँ पे कितने, दो रेशियोज इक्वल हो जाएंगे तो कितने टर्म बनेंगे, टोटल 4 टर्म, क्योंकि एक रेशियो में दो दो वो रहेंगे बेटा, दो टर्म्स रहती हैं, तो अगर दो रेशियोज इक्वल हो गए तो 4 टर्म्स होगी। तो हम इनको किससे डिनोट करते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड नंबर है बेटा, ये थर्ड नंबर है, ये फोर्थ नंबर है। अगर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको दो प्रोपोर्शंस दे रखे हैं बेटा, एक दो रेशियोज प्रोपोर्शन में, तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, यहीं से सॉल्यूशन आएगा। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। इनका सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डी इधर मल्टीप्लाई होगा, बी इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ए मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी मल्टीप्लाई सी। अब यहां पे देखो ए कहां पे है, डी कहां पे है, ए और डी बेटा आउटर साइड में, और बी एंड सी कहां है, अंदर के साइड में। तो आउटर साइड का मल्टीप्लीकेशन, आउटर साइड मल्टीप्लीकेशन, ये चीज याद रखो, आउटर साइड मल्टीप्लीकेशन इक्वल रहता है बेटा किसके साथ, इनर साइड के। बस
क्लियर और नोट? तो आउटर साइड का मल्टीप्लीकेशन इनर साइड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर रहेगा। यही हमारा सॉल्यूशन है। या फिर अगर आप इसको बोलेंगे टर्म्स के अंदर टर्म वाइज, तो फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म का जो मल्टीप्लीकेशन है बेटा सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। क्लियर और नोट? फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टीप्लीकेशन सेकेंड एंड थर्ड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। दैट इज द क्लियर। इज इट क्लियर और नोट? चलो अब इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके तीन केसेस हैं, तीन टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला टाइप कि आपको बेटा दो रेशियोज दे रखे हैं जो इक्वल है, यानी कि दो रेशियोज प्रोपोर्शन में है, ए रेशियो बी इज प्रोपोर्शन टू सी रेशियो टी। आपसे इनमें से कोई भी पूछ सकता है। जैसे सपोज करो सी की वैल्यू पूछी, तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है ए एंड डी का जो मल्टीप्लाई है, यानी कि आउटर साइड का जो मल्टीप्लीकेशन है इनर साइड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, बी मल्टीप्लाई सी। अगर मेरे को सी की वैल्यू निकालनी है तो ये बी इधर मल्टीप्लाई में है बेटा, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ए मल्टीप्लाई डी डिवाइडेड बाई बी विल बी द सी। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसे आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ए का वैल्यू निकालना है तो डी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर डी की वैल्यू निकालनी है तो ए उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी टाइप से कैसे भी कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड केस बनता है, बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि ए रेशियो जो बी है वो इक्वल हो जाए किसके साथ? बी रेशियो सी के साथ। यानी कि जो हमारा सेकंड एंड थर्ड प्रोपोर्शन है वो दोनों इक्वल हो जाए। तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं? ये हो जाएगा हमारा ए रेशियो बी, प्रोपोर्शन में मैं लिखूंगा तो प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। अब यहाँ पे ये तो हमारा फर्स्ट टर्म है, बट ये दोनों मिला के क्या होंगे बेटा? सेकंड टर्म होंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है ना। तो वैल्यू सेम है तो ये सेकंड टर्म होगा बस। या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम? मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आपका थर्ड टर्म हो जाएगा। अब यहां से अगर मैं सॉल्यूशन करूंगा तो सॉल्यूशन तो वही रहेगा बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट का जो मल्टीप्लीकेशन है अंदर के दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो यहां से हमारा आएगा, देखो बी का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का सी में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा बेटा ए मल्टीप्लाई सी। तो ये आपका क्या है? फर्स्ट है, ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन है, ये आपका मीन प्रोपोर्शन है या फिर सेकेंड प्रोपोर्शन। तो इसके बेसिस के ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपसे यहां से मीन प्रोपोर्शन पूछ सकते हैं बेटा, मीन प्रोपोर्शन। एक सेकेंड रुकना। आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछ सकता है बेटा, या फिर आपसे फर्स्ट एंड थर्ड टर्म भी पूछ सकता है। अगर फर्स्ट और थर्ड टर्म पूछेगा तब तो हम यहां से, जैसे फर्स्ट पूछा, फर्स्ट अगर टर्म पूछता है बेटा तो आप बी स्क्वायर में डिवाइड कर लेंगे थर्ड टर्म से, यानी कि सी से डिवाइड कर लेंगे। मीन प्रोपोर्शन क्या निकलेगा बेटा? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए मल्टीप्लाई सी है, तो बी की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ए मल्टीप्लाई सी है बेटा, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यही हमारा बन जाएगा मीन प्रोपोर्शन। क्लियर और नोट एवरीबॉडी? चलो अब इनके बेसिस के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो देखते हैं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे दिया है एक्स रेशियो 4:5 प्रोपोर्शन टू 2.6 रेशियो 9। आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू बताओ। तो अभी मैंने आपको बताया था बेटा, आउटर साइड का जो मल्टीप्लीकेशन होता है इनर साइड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। तो 9x का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर होगा? 4.5 इंटू 2.6। मैं 9 से डिवाइड करूंगा 4.5 को तो कितने टाइम जाता है? 0.5 टाइम जाएगा। और 0.5 इज नथिंग बट 1/2, और 1/2 को मैं 2.6 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, 2 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 1.3। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 1.3, और यही हमसे पूछा था। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ भी हमें x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए वही है बेटा, प्रोपोर्शन को सोल्व करने का एक ही तरीका है, इनर साइड का मल्टीप्लीकेशन आउटर साइड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। अब आपको ये दे रखा है, फाइंड द x इफ 1.5 2.3 x 4 r इन द प्रोपोर्शन। यानी कि बेटा ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। जिस तरीके से दे रखा है वही आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन बनेगा। तो आपका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2.3x का जो मल्टीप्लीकेशन 4.6 और 1.5 के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। यहाँ से 2.3 से ये 4.6 दो बार कट जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 23 2 से होता है 46, डेसिमल से डेसिमल हट गया था। और यहाँ पे 1.5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा?
एक्स की वैल्यू आ जाएगी 15 टू 30 और एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो बेटा 3.0, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 3 एंड दैट विल बी द आंसर। नेक्स्ट वाले में देखो, आपको ऐसे नंबर से भी दे सकते हैं कि नंबर से वैल्यू दे रखी है, जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शन क्या है 27, थर्ड प्रोपोर्शन है 45 एंड फोर्थ प्रोपोर्शन है 42। आपसे पूछा है सेकंड प्रोपोर्शन बताओ, तो सेकंड प्रोपोर्शन के लिए क्या करेंगे, सेकंड प्रोपोर्शन के लिए क्या करेंगे बेटा, वही है आपका फर्स्ट का जो मल्टीप्लीकेशन है, फर्स्ट एंड फोर्थ का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो आपका सेकंड एंड थर्ड के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। एक सेकेंड रुकना। चलो अब यहाँ पे देख लो, इसमें क्या बोला है, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ का मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट क्या है हमारा 27 है बेटा, एंड फोर्थ कहाँ पे था, फोर्थ सबसे लास्ट में है 42। इनका वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू, सेकंड वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, सेकंड की तो वैल्यू काउंट करना है बेटा। थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास दे रखा है 45, तो सेकंड की वैल्यू निकालने के लिए 45 से डिवाइड कर लो बेटा, तो ये आएगा 27 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 45, ये आ गया हमारा सेकंड प्रपोजल। ये 9 से डिवाइड होगा, ये जाएगा 5 टाइम, ये जाएगा 3 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आएगा 6, 4 3 जा 12 और इसमें 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10 बचेगा 2, 26 हो गया, 5 5 जा 25 बचेगा यहाँ पे 1 डेसिमल लग जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम, तो हमारे पास सेकंड प्रपोर्शन आया 25.2 एंड दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, पढ़ो बेटा इसको। बी ए सी डी क्या दे रखा है, बी रेशियो ए इज इक्वल टू सी रेशियो डी, देन ए बी सी डी आर इन द प्रोपोर्शन, क्या ये सही लैंग्वेज है क्या बेटा, लैंग्वेज सही नहीं है। अगर यहाँ पे पहले बी दिया हुआ है तो यहाँ पे भी इसको बी ए देना चाहिए था, ए बी नहीं दे सकता है, क्योंकि बी ए सी डी आर इन द प्रोपोर्शन नॉट ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी होता तो पहले ए देता फिर उसके बाद बी देता है, ठीक है। यहाँ पे बी पहले दिया है तो जिस ऑर्डर में इसको दे रखा है उसी ऑर्डर में इसको बोलेंगे। इज इट क्लियर, ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा बोल देंगे डी सी ए बी, ऐसे नहीं बोल सकते। इज इट क्लियर, चलो तो इसलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में देखो, द टू रेशियोज टू टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी इन द टू डिफरेंट यूनिट, बेटा मैंने अभी तो बताया था, कभी भी रेशियो लेते टाइम, रेशियो या फ्रैक्शन लेते टाइम हमेशा डिफरेंस, यूनिट कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकती है, यूनिट सेम होना जरूरी है, तो इसलिए हमारा सेकंड वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड वाले ऑप्शन में देखो, द रेशियो ऑफ 1 डे टू 1 आवर, 1 आवर टू 1 डे, 1 आवर टू 1 डे का अगर रेशियो लेंगे बेटा, 1 आवर का 1 डे के साथ रेशियो लो, क्या क्या अभी दोनों का यूनिट दोनों का सेम है बेटा, कट सकता है क्या, पहले इस डे को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/1 डे में होते हैं 24 आवर्स, तो अब आर से आर कैंसिल आउट हो गए, 1/24 आएगा, रेशियो बनेगा 1:24, दैट इज नॉट करेक्ट, ये वाला आंसर भी नहीं बनेगा, सी ऑप्शन भी, तो हमारे पास यही बन गया बेटा, ए ऑप्शन, द रेशियो कैन बी इक्वल टू 1, हाँ रेशियो 1 के बराबर हो सकता है, मैंने बोला दो वैल्यूज है, जैसे 40:40 लिया तो इनका दोनों का डिवाइड होकर 40 से आ जाएगा 1:1, और 1:1 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 1/1, जो कि 1 ही होने वाला। इज इट क्लियर, सो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट में देखो, ए रेशियो एक्सप्रेस्ड इन द लोवेस्ट फॉर्म हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन, बेटा कभी भी लोएस्ट फॉर्म में कोई भी है, फ्रैक्शन है या फिर रेशियो है, उनकी कॉमन फैक्टर कितना बनता है बेटा, कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, कॉमन फैक्टर 1 बनेगा तभी तो वो लोएस्ट टर्म में होगा, तो इसका क्या बोल सकते हैं हम, कॉमन फैक्टर इज नो अदर देन 1, सिर्फ 1 ही उनका कॉमन फैक्टर बन सकता है, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। अब आ जाओ, यहाँ पे पूछता है फाइंड द मीन प्रपोर्शन, आपसे अगर मीन प्रपोर्शन पूछता है, मीन प्रपोर्शन के लिए मैंने क्या बताया था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी, यानी कि दो नंबर्स आपको देगा, जैसे 64 एंड 121 दे रखा है बेटा, और आपसे पूछेगा बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू निकालने के लिए दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करो और उसका ले लो स्क्वायर रूट, तो बेटा यहाँ से क्या करेंगे 64 का एंड 121 का मल्टीप्लाई करो एंड इसका स्क्वायर रूट ले लो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है,
यहाँ पे सीधा सीधा मेरा दिख रहा है मेरे को कि 64 है, ये 121 है। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? इसका होता है 8, और 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ये होता है 11 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 11। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा बेटा, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 88, एंड दैट विल बी द आंसर। अब यहाँ पे तो क्या था बेटा, सीधा सीधा हमें दिख रहा था कि इसका भी स्क्वायर रूट होता है, इसका भी स्क्वायर रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर है ये। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, आपको 48 दे रखा है और 108 दे रखा है बेटा, और इनका क्या करना है? आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, बी की वैल्यू। तो इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना बेटा, 48 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, नहीं आपका 108 स्क्वायर है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बजाय, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके फैक्टराइजेशन कर लो बेटा, फैक्टराइजेशन। और इसको एक ऐसे नंबर में फैक्टराइजेशन करो जिसका कंप्लीट क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है वो। तो 48 में होता है 16, और 16 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं बेटा इसको। अब एक बार 3 यहाँ पे है, तो दूसरा 3 भी तो होना चाहिए उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो बेटा इसमें 3 होगा। ये देखो 108 आपका 3 से डिविजिबल है, तो 108 में 3 से डिवाइड करो, तो मैं इसका फैक्टर करके क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3 से मैं 10 को डिवाइड करूंगा, 3 3 जा 9, बचेगा रिमाइंडर 1, और 18 में 3 से डिवाइड करूंगा, जाएगा 6 टाइम। तो हमारे पास क्या बना? 108 होता है बेटा 3 इंटू 36, और ये होता है 16 इंटू 3। तो हमारे पास ये नंबर्स बन गए, इनका स्क्वायर रूट लेना था। 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या होता है? 4। 3 मल्टीप्लाई 3, 2 बार 3 है बेटा मल्टीप्लाई में, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। और ये 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 6। और ये हमारा आ गया बेटा मीन प्रोपोर्शन। इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 12, 12 6 जा 72। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सबको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक? मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? दो नंबर्स दिए रहेंगे, उनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो और उनका स्क्वायर रूट ले लो बेटा, वही हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो, आप अब क्या पूछा है यहाँ से? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1.6 एंड एक्स इज 2.8? अब आपको क्या दे रखा है बेटा? आपको दो वैल्यूज दे रखी है, एक तो 1.6 है, एक एक्स है, और इनका मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू दे रखी है 2.8। तो अभी क्या बताया था बेटा? बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए मल्टीप्लाई सी, यही तो होता है। बी यानी कि मीन प्रोपोर्शन है आपका 2.8, तो 2.8 को मल्टीप्लाई कर लो 2 बार, क्योंकि स्क्वायर बनेगा, जिसकी वैल्यू आएगी ए मल्टीप्लाई सी, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई, 1.6 मल्टीप्लाई एक्स। ये डेसिमल से डेसिमल हट गया, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 4 जा 16, और ये 4 से डिवाइड होके जाएगा 7 टाइम। वापस से 4 से डिवाइड होगा, 4 1 जा 4, ये जाएगा आपका 7 टाइम। बट यहाँ पे एक डेसिमल है एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। ठीक है? एक्स की वैल्यू निकालेंगे बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 जा हो जाएगा 49, तो ये बनेगा आपका 4.9, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड यही हमारा आंसर बन जाएगा। वैल्यू ऑफ एक्स इज नथिंग बट 4.9, दैट इज द आंसर। क्लियर और नोट? और विद दिस लास्ट क्वेश्चन द चैप्टर इज कंप्लीटेड, राइट? सो एक बार इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। पहले 1 सेकेंड रुक जाओ, मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ बेटा, फिर उसके बाद ले लेना।